सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन हम लोगों ने इसके पहले एक लाइव क्लास चलाया गया था और उसका वीडियो भी जो लाइव में सम्मिलित नहीं हो पाए थे उसका वीडियो भी अपलोड है। तो उसी के आगे का ये हमारा आर्टिकल है, यानी उसमें जो हम लोगों ने किया था कि सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था, लेकिन वो पोलर फॉर्म में निकाला गया था। और वो क्या था कि यह d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u और p बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये हम लोगों ने निकाला था। जहाँ u की वैल्यू क्या है कि जो पोलर फॉर्म हम कोऑर्डिनेट r थीटा लेते हैं उसी में r की वैल्यू जो है उसको हमने 1/u ऐसा सब्स्टिट्यूट किया था, या u इक्वल टू 1/r। तब हमारा पोलर फॉर्म में चाहे r के टर्म में समझे या u के टर्म में, तो u और थीटा इसके टर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन इतना होगा सेंट्रल ऑर्बिट का। ये वर्क हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हमको यहाँ क्या करना है कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट का निकालना है, लेकिन पेडल फॉर्म में निकालना है। तो जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम कई तरह के होते हैं जिसको हम लोग कैलकुलस में भी इसको पढ़े हैं। जैसे कर्वेचर निकालना हुआ था उसका कार्टेशियन फॉर्म में उसका इक्वेशन, पोलर फॉर्म में इक्वेशन, पेडल फॉर्म में इक्वेशन, तो उसी में पेडल फॉर्म आता है। और पेडल फॉर्म का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, यदि हमारा कोई एक कर्व है और वो कोई एक यहाँ P है और हमने पोल लिया, ये इनिशियल लाइन लिया, तो यदि यह R है और ये एंगल थीटा है तो इसका यह R और थीटा ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन पेडल फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जिसका कोऑर्डिनेट लेना है उस पर टेंजेंट आप ले लें, यानी जिस पर लेना है उसका टेंजेंट ले लें, टेंजेंट। और इस टेंजेंट पर हमारा जो यह पोल है इससे परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये परपेंडिकुलर ड्रा करें। इसका लेंथ यदि p आया और पोल से इसका डिस्टेंस r है, तो जो यह PR यह जब हम लिखते हैं तो ये उसका पेडल कोऑर्डिनेट कहलाता है। पेडल कोऑर्डिनेट में जिस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लेना हो, तो जो हम पोल लिए उस पोल से उसका डिस्टेंस ये r और इसी पॉइंट पर टेंजेंट ले, उस टेंजेंट पे इस पोल से परपेंडिकुलर का लेंथ आया वो p, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये उसका पेडल कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अब हमको ये दूसरा पॉइंट है इसका पेडल कोऑर्डिनेट लेना हो, तो अब इसका यहाँ से डिस्टेंस तो r और इस पे टेंजेंट ड्रा करें, फिर उस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो यानी इस कर्व का जो भी पॉइंट होगा उसका पोल से डिस्टेंस लेंगे वो r होगा, और उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें और उस टेंजेंट पे पोल से परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, वो हमारा लेंथ p आया। इन दोनों को एक साथ लेंगे तो वो जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा पेडल कोऑर्डिनेट होता है। यानी पेडल कोऑर्डिनेट में केवल p और r यही तो रहते हैं। तब अब हम क्या करेंगे कि पेडल फॉर्म में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए कैलकुलस में एक रिलेशन p और r में आता है, उसको हम लिखें तो वी नो दैट 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r टू द पावर 4 और यह dr/d थीटा का स्क्वायर। ये पेडल फॉर्म में यह एक रिलेशन आता है, यानी कोई भी पॉइंट जिसका रेडियस वेक्टर r है और उस पर पोल से परपेंडिकुलर ड्रा करें उसका लेंथ p हो, तो उसमें कैलकुलस में ये रिलेशन आ चुका है कि 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r टू दी पावर 4 और dr/d थीटा का स्क्वायर। इसको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, तो कठिन काम नहीं है। 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर जो हम लेंगे 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर, और प्लस में इसी का स्क्वायर जो ये आया उसका स्क्वायर तो 1/r टू दी पावर 4 और फिर dr/d थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारा यह रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को हम क्या करेंगे कि u के फॉर्म में चेंज करेंगे, और u के फॉर्म में चेंज करके इतना लाने का हम प्रयास करेंगे
कि जहां हमारा d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू होगा उसकी जगह हम इतना लिख लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको u में चेंज करें, क्योंकि हमको u के टर्म में सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन मालूम है, तो हम उसी के फॉर्म में इसको चेंज करें, देखें क्या आता है। तब हम क्या करें कि इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ से जो हम u लेते हैं वह 1/r लेते हैं, तो यहाँ से du बाई डी थीटा, तो du बाई डी थीटा यह जब करेंगे तो -1/r स्क्वायर dr बाई डी थीटा। अब देखें यहाँ u 1/r लेते हैं और तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, r का टर्म है तो r के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे और तब dr बाई डी थीटा ऐसा आ गया। अब इसको जब चेंज करेंगे तो देयरफॉर 1/p स्क्वायर ये वैल्यू आया। अब वो 1/r u है तो 1/r स्क्वायर तो यह u स्क्वायर ऐसा आ गया, और प्लस यहाँ से देखें -1/r स्क्वायर dr बाई डी थीटा, इसी का जब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, यानी इसी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस 1/r⁴ dr बाई डी थीटा का स्क्वायर ऐसा आ गया। तब यह वैल्यू जो हमारा होगा वो du बाई डी थीटा इसका स्क्वायर, du बाई डी थीटा इसका स्क्वायर। तो अब हमने देखा ये हमारा p जो हुआ वो चेंज हो गया है इस u के टर्म में, तो u के टर्म में चेंज हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी ये इस फॉर्म में नहीं आया है। हमको इस फॉर्म में लाना है कि इसकी वैल्यू को p के टर्म में लिख लें, क्योंकि हमारा p क्या है, जो सेंट्रल फोर्स है उस सेंट्रल फोर्स का जो एक्सीलरेशन है वही p है। तो जब तक फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट के टर्म का नहीं होगा। तो हमको ये वैल्यू लानी है, तो वो कैसे आएगा उसके लिए हम देख रहे हैं कि अभी जो हमारा ये रिलेशन पेडल फॉर्म में होता है, इसको चूंकि ये रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं वो वैल्यू हमारा u के टर्म में है, तो हमने इसको भी u के टर्म में लाया, लेकिन देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है उसमें सेकेंड डेरिवेटिव है। तब हम क्या करें कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें जिससे हमारा ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गए। तो डिफरेंशिएटिव with respect to theta we have, अब थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो ये p का है, इसलिए p के रिस्पेक्ट में करेंगे और तब dp बाई डी थीटा, तो यह p ऊपर जाएगा तो -2, तो -2 और p टू द पावर -2 -1, तो यानी हमारा ये आ गया pq डिनोमिनेटर। तो ये तो p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, लेकिन अब यहाँ dp बाई डी थीटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। फिर यहाँ से देखो ये u का टर्म है लेकिन डिफरेंशिएट करना है थीटा के, तो u के रिस्पेक्ट में कर लेंगे और du बाई डी थीटा लिखेंगे, तभी हमारा 2u u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और du बाई डी थीटा ऐसा आ गया। अब इसको भी हमको थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन ये हमारा ये डेरिवेटिव नहीं है, पावर है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे x स्क्वायर तो 2x और एक डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में तो इसका एक बार और थीटा के रिस्पेक्ट में, तब ये वैल्यू आया हमारा 2 du बाई डी थीटा, यानी x स्क्वायर तो 2x, यहाँ x की जगह du बाई डी थीटा है, तो ये तो du बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में किया गया, लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ से यह d2u बाई डी थीटा स्क्वायर ऐसा आपको मिल गया, एक टर्म आ गया। अब हम देख रहे हैं कि एक तो ये 2 सब में हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और दूसरा हमको लाना है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में लाने के लिए देखें हमारा 2 du बाई डी थीटा ये हमारा कॉमन है, तो इसको ये वैल्यू हमारा -1/pq और यह dp बाई डी थीटा ऐसा आ गया, और 2 कैंसिल हो चुका है, लेकिन u और du बाई डी थीटा ये हमारा कॉमन आ गया। तब यहाँ से यह
केवल डी यू बाई डी थीटा कॉमन है, यू नहीं है उसमें, 2 था तो ये 2 हम कैंसिल कर चुके हैं और u इसमें नहीं है, इसलिए केवल डी यू बाई डी थीटा, तो यह u और प्लस यहाँ से d2u बाई डी थीटा स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यू हमारा एग्जैक्ट ही आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब इसी को हम लिख लेंगे यह फॉर्म, तब हमको मिला यहाँ से -1 बाई पी क्यूब और डी पी बाई डी थीटा, और यहाँ से यह डी यू बाई डी थीटा, और यह वैल्यू P अपान एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको जो ये रिलेशन लाना है, P आ चुका। पहला काम कि जिस फोर्स, सेंट्रल फोर्स जब तक उस इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक वो हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन नहीं देगा। तो इसके पहले जो आर्टिकल हम लोगों ने किया है वो जो P है उसमें सेंट्रल फोर्स का एक्सीलरेशन है P, तो अब इसके में P आ चुका है हमारा, लेकिन ये टोटल इक्वेशन जो हमको लाना है वो इक्वेशन पेडल फॉर्म में लाना है। तो पेडल फॉर्म में आपका केवल P होगा और R होगा, इसके अतिरिक्त तो दूसरा कुछ नहीं होगा। तो अब हम देख रहे हैं तो जो U है उस U को R में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको डी थीटा है, इस थीटा को हटाना पड़ेगा। तो ये थीटा कैसे हटेगा, इसके लिए हम क्या करें, ये -1 बाई पी क्यू ये आया और यह डी पी बाई डी आर, इसलिए लिखा कि हमको पी और आर के टर्म में ही लाना है। तो यह डी पी बाई डी आर और तब यह डी आर बाई डी थीटा, ऐसा हमने किया। अब ये क्यों किया, क्योंकि डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू को डी आर बाई डी थीटा में चेंज करें। ये डी यू बाई डी थीटा है, ये वैल्यू हमारा यह आ गया। तब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ से -1 बाई आर स्क्वायर और यह डी आर बाई डी थीटा, यह डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू को। अब इसको क्यों चेंज किया, क्योंकि हमको थीटा को रिप्लेस करना है, और थीटा को रिप्लेस करना है तो डी यू बाई डी थीटा को और u को r के टर्म में लिखना है, क्योंकि पेडल में p और r आएगा। तो -1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, यह डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख लिया। अब आप देखेंगे कि यही डी आर बाई डी थीटा डी आर बाई डी थीटा से कैंसिल हो गया। अब हमारा थीटा इसमें कोई रह नहीं है, इसीलिए उसको हमने डी यू बाई डी थीटा को डी आर बाई डी थीटा में चेंज किया, और यहाँ भी डी आर बाई डी थीटा लावे, तो लाने के लिए यह डी आर को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यह पी बाई एच स्क्वायर और यू स्क्वायर को चेंज कर लें आर में, तो जब आर में चेंज करेंगे तो यह 1 बाई यू आर हुआ, लेकिन 1 बाई यू स्क्वायर आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर हो गया। तो आगे यह क्यों लिखा गया कि सिंस u इज इक्वल टू 1 बाई आर एंड डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू -1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। ये पीछे ये ऊपर निकाला जा चुका है, उसी का यूज किया गया। अब देखें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो देखें माइनस डी आर बाई डी थीटा माइनस डी आर बाई डी थीटा कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनली हमारा इधर क्या बचा, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 1 बाई पी क्यू और यह डी पी बाई डी आर, डी पी बाई डी आर, इधर सिर्फ यही बचा, और इधर हमारा डी आर बाई डी थीटा से डी आर बाई डी थीटा आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कैपिटल पी बाई एच स्क्वायर, कैपिटल पी बाई एच स्क्वायर, 2 पी है, एक स्मॉल पी है जो परपेंडिकुलर लेंथ है और कैपिटल पी है जो एक्सीलरेशन है। अब इसी एच स्क्वायर को यदि इधर कर लें तो यहाँ से यह एच स्क्वायर और बाई पी क्यूब और यह डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू पी, ये हमारा आ गया पी और आर के टर्म में ही है, दूसरा हमारा थीटा या अन्य कोई नहीं है। तब हमने देखा कि ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो हमारा पेडल फॉर्म में आ गया। और ये सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये जो फार्मूला हमने निकाला वो सेंट्रल ऑर्बिट का है और इसी से ये वैल्यू हमने निकाला। तो
ये जो इक्वेशन आएगा वो हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का होगा, जो P और R के टर्म में आ गया है, इसका मतलब ये पेडल फॉर्म में हो गया। तो टोटल पेडल फॉर्म में जो हम लोगों ने किया उसमें आपने किया क्या कि एक तो पेडल के टर्म में रिलेशन होता है उसको हमने लिख लिया और R को U में चेंज कर लिया, ये पहला स्टेप। और दूसरा हमको सेंट्रल ऑर्बिट में पोलर फॉर्म में ये इक्वेशन आया, तो इतने को हम लाने का प्रयास करेंगे। तो उसको लाने का प्रयास करने के लिए हमने क्या किया, पहले इसको u है तो du बाई डी थीटा, ऐसा लाने के लिए हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद तब हमने देखा कि अभी भी हमारा जो ये रिलेशन आया हुआ है उसमें du बाई डी थीटा, इसको हमने कॉमन ले लिया है और तब जो ये वैल्यू आ गया उसकी वैल्यू को हमने इतना लिख लिया। फिर इसमें u जहाँ भी है उसको 1/r में चेंज कर लें, du बाई डी थीटा को ये जो वैल्यू आया है ये चेंज कर लें और dp बाई डी थीटा में dr को एडजस्ट करें कि जिससे dr बाई डी थीटा आए। यह कैंसिल होने के बाद जो आएगा वो हमारा पेडल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा ये सेंट्रल ऑर्बिट का। तो ये था महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको इस फॉर्म में हम लोग कर लेंगे। अब पेडल फॉर्म का जो आर्टिकल हम लोगों ने किया है उस आर्टिकल के बाद एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, उस थ्योरम के स्टेटमेंट को एक बार हम लोग देखें, फिर उसका कैसे प्रूव करेंगे उसका हम लोग आगे देखेंगे प्रोसीजर। इन एवरी सेंट्रल ऑर्बिट, कोई एक सेंट्रल ऑर्बिट दिया गया है, तो सेंट्रल ऑर्बिट दिया गया, इससे आपको क्या मिला कि जो पार्टिकल मूव करेगा उसमें प्रत्येक पॉइंट पे उसमें फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो सेंटर की तरफ ही होगा। तो वैसे फोर्स के ड्यू जो मोशन होता है वही हमारा सेंट्रल फोर्स होता है। वो फोर्स जो होता है जिसके ड्यू ये मोशन होता है वो सेंट्रल फोर्स, और उससे जो पाथ बनता है वही हमारा सेंट्रल ऑर्बिट होता है। तो इसमें हमको करना क्या है कि जो सेंट्रल ऑर्बिट होगा तो उसमें द सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर to the center of force increases uniformly per unit time। अब इसका क्या मतलब है उसको आप देखें कि जैसे हमारा यह एक पाथ है, यह एक सेंट्रल ऑर्बिट है, यह एक सेंट्रल ऑर्बिट है, ये सेंट्रल ऑर्बिट को हमने लिया और ये हमने सेंटर ऑफ फोर्स जिसको हमने पोल लिया और इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन या इनिशियल लाइन ले लिया और किसी टाइम t पर इसका जो पोजीशन है उसको हमने p लिया और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो r और थीटा ले लिया। तो इसमें करना क्या है, जो वर्क करना है उसको एक बार समझ लें, फिर उसके बाद उसको करने के लिए जो हमको जरूरत होगी उसका यूज करेंगे। तो हमको इसमें यह दिखाना है कि कोई एक सेंट्रल ऑर्बिट है, तो जो सेंटर ऑफ फोर्स है उससे आप रेडियस वेक्टर लें और जब रेडियस वेक्टर लें तो कोई टाइम लें। जैसे हमने सपोज कर लिया कि एक डेल्टी टाइम हमने ले लिया, तो इस पर इसका पोजीशन जो आया वो हमने क्यों लिया। तो हमको इसमें दिखाना है कि यह रेडियस वेक्टर हमने लिया और कोई टाइम हमने लिया, उस टाइम में हमने देखा कि ये रेडियस जो पार्टिकल ट्रेवल किया वो किस पोजीशन पे गया। तो अब फिर हमारा नया रेडियस वेक्टर क्या हुआ, तब हम देखेंगे कि यह रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर और ये पाथ, इसके बीच का एरिया क्या है उसको हमने निकाल लिया। तो अब ये जितने टाइम में यह एरिया आया उसका यूनिट टाइम में हम देखें तो वही हमारा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया कहलाएगा। यानी ये जब हम डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी लेते हैं तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के लिए, एक्सीलरेशन के लिए रेट ऑफ वेलोसिटी, लेकिन ये हमारा एरिया का, और वो एरिया कौन सा एरिया कि सेंटर ऑफ फोर्स पर जो रेडियस वेक्टर है वो रेडियस वेक्टर जो फॉर्म करे यानी किसी टाइम पर है और कोई एक टाइम लिया, उस टाइम पर कहाँ पहुंचा, तब फिर इसके बीच में कितना एरिया डिस्क्राइब हुआ। तो ये तो डेल्टा टी सपोज किया कि यदि ये डेल्टा टी टाइम में है तो यूनिट टाइम में ये रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट में हम डिवाइड करते हैं तो
रेट ऑफ तो वेलोसिटी आता है, लेकिन ये हमारा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया, यानी हमने ये देखा कि यह डेल्टा टी टाइम में कितना एरिया ये कवर हुआ, तो यूनिट टाइम में निकाला तो रेट ऑफ सेक्टोरियल एरिया है। तो हमको इसमें दिखाना क्या है कि अब देखें, अब यहाँ से P से Q तक हम लोग गए और तब ये जितना एरिया कवर हुआ उसका यूनिट टाइम में हमने ले लिया कि कितना एरिया कवर करेगा, तो हमारा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया हो गया। अब हम क्या करें कि यह Q से जितना टाइम यहाँ हमने लिया है उतना टाइम फिर ले, तो ये सपोज कर ले कि डेल्टा टी टाइम हमने फिर ले लिया और आर पर पहुंच गया, तब आप क्या करें कि इससे इस आर को ज्वाइन करें, आर को ज्वाइन करें और तब देखें कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम आया उस टाइम में अब ये कितना एरिया फार्म किया, यानी अब यह एरिया हो गया, यह एरिया, तो इसका भी यूनिट टाइम में एरिया निकालें। तो जो यूनिट टाइम में एरिया निकालेंगे तो हमको इस पर देखना यही है कि एक कोई भी जो टाइम यहाँ लिया उसका यूनिट टाइम में रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन यहाँ आया, यानी यूनिट टाइम में जितना एरिया आया हम अगले टाइम में एरिया निकाले उसका यूनिट टाइम में निकाले, तो ये हमारा कांस्टेंट हो, यानी ये चेंज ना हो। जो पहले टाइम में जो एरिया आया यूनिट टाइम में जितना एरिया, अगले में भी यूनिट टाइम में वही एरिया आएगा, यानी जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया हुआ वो कांस्टेंट होगा, ये हमको दिखाना है। या उसी को दूसरी फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि यह जो रेडियस वेक्टर के द्वारा जो सेंटर ऑफ फोर्स पे जो यह सेक्टोरियल एरिया का रेट है वो हमारा यूनिफॉर्मली चेंज होगा, यानी यूनिफॉर्मली का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज ना हो। तो हमको यही करना है, इसका थीम आप समझ लें कि कोई किसी टाइम टी पर हमारा यह रेडियस वेक्टर है और कुछ टाइम पर देखा, जैसे हमने डेल्टा टी टाइम या कोई भी टाइम लिया, उतने टाइम में हमने देखा कि इसका पोजीशन कहाँ हो गया। अब उस पर फिर रेडियस वेक्टर, तो ये दोनों रेडियस वेक्टर जहाँ से टाइम हमारा मेजर शुरू हुआ उसका रेडियस वेक्टर और जितने टाइम पे हमने लिया उस पर रेडियस वेक्टर और ये सेंट्रल ऑर्बिट, इसके बीच का एरिया देखें तो ये डेल्टा टी टाइम में यह एरिया आया, तो यूनिट टाइम में हम निकालें। तो जब यूनिट टाइम में निकाला गया तो जो एरिया आवे फिर अब यहाँ से जितने टाइम में हुआ उतने टाइम में फिर अब ले और तो भी इसके द्वारा जो एरिया है उसका फिर यूनिट टाइम में निकाले, यानी यूनिट टाइम में इसका भी एरिया और यूनिट टाइम में इसका भी एरिया। तो जो यह यूनिट टाइम में आया एरिया वही यूनिट टाइम में यह भी एरिया आना चाहिए, यानी पर यूनिट टाइम जो ये रेडियस वेक्टर के द्वारा एरिया डिस्क्राइब हो रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी पर यूनिट यहाँ जो आया अगले में भी वही आवे, सेंट्रल ऑर्बिट को आगे बढ़े और टाइम लिया उस टाइम में जो कवर किया उसका यूनिट टाइम ले तो वो भी आवे, यानी पर यूनिट टाइम जो रेडियस वेक्टर के द्वारा सेंटर ऑफ फोर्स पे जो एरिया बन रहा है उसके डिस्क्रिप्शन का जो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा, ऐसा हमको दिखाना है। ठीक है, ये तो इस वर्क को हमको करना है। अब इसको कैसे करेंगे उस वर्क को आप देखें। तो हमने क्या किया कि किसी टाइम टी पर इसका पोजीशन ले लिया आर थीटा और टी से टी प्लस डेल टी टाइम हमने लिया और तब उस पर ये हमारा टाइम टी पर है और ये हमारा टी प्लस डेल टी टाइम पर ये क्यू है और इसका जो आर प्लस डेल आर और यह थीटा प्लस डेल थीटा ये हमने ले लिया। तब हम देखेंगे कि अब देखो ए पी टी टाइम पर और यह क्यू टी प्लस डेल टी टाइम पर, तब देखेंगे कि डेल्टा टी टाइम में इसके द्वारा कितना एरिया कवर हुआ, तब यूनिट टाइम में लेंगे तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन आएगा और वो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन आए पी लेंगे तो डेल टी टेंस टू 0 आएगा। तो हम यहाँ से ले रहे हैं कि रेट
ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया बाय रेडियस वेक्टर टू सेंटर ऑफ फोर्स एट P इज इक्वल टू, देखिए ये जो हमारा फिगर है, इसी फिगर में हमने ये लिया कि रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये रेट निकालना है तो हमको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी जितने टाइम में एरिया हमारा जो हुआ तो उस एरिया का रेट निकालना होगा, तब हमको जितने टाइम में वो एरिया बना है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तब हमने देखा कि टी टाइम पर ये जो रेडियस वेक्टर है टी टाइम पर वो आपका आर है, और जब डेल्टा टी टाइम पर जो रेडियस वेक्टर हुआ तो रेडियस वेक्टर के द्वारा सेंटर ऑफ फोर्स पर कितना एरिया डिस्क्राइब हुआ तो उसमें डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन आएगा। तब हमारा और वो टी पी पर निकालना होगा तो यह डेल टी टेंस टू जीरो। अब एरिया यह ओ है, एरिया पी ओ क्यू, एरिया पी ओ क्यू अपान डेल टी। अब देखें क्या हुआ, ये डेल्टा टी टाइम पे हमारा ये कितना एरिया हुआ उसमें टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब वही एरिया निकालें तो यह लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। एरिया निकालने के लिए देखें ये वैल्यू, ये तो हमने समझाने के लिए, कैलकुलेशन में हमको यही करना है। तो इस एरिया को निकालना है तो एरिया होता है हाफ बेस पर इंटू परपेंडिकुलर, तो यह आपका आर है, यह आर है, तो हाफ इसी का आएगा हाफ और ओपी इंटू, इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं आइस से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर, यदि यह एन हो जाए तो क्यू एन ये जो आएगा उसी से हम प्रोडक्ट कर लेंगे। इसको यदि आगे बढ़ाएं तो ये हमारा आएगा। अब जब इतना का एरिया निकालना होगा तो अब यहां से ओ यह बेस लेंगे, लेकिन जब हमको इतना ही निकालना होगा तो बेस में यही लेंगे। आइए यहाँ तक पहुँचा है तो इसको आगे बढ़ाने पर जो परपेंडिकुलर आए तब हमारा हाफ ओ पी इंटू क्यू एन, तब इस वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ से यह लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो हाफ ओ पी आपका आर है, इतना एरिया नहीं निकालना है, एरिया हमको इतने का ही निकालना है तो इसका बेस सिर्फ आर, तो आर। अब यह क्यू एन तो ये है आपका आर प्लस डेल आर प्लस डेल आर, और सिर्फ इतना एंगल है आपका डेल थीटा, तो आर प्लस डेल आर इतना निकालना होता ओ एन तो कास में आता, लेकिन क्यू एन निकालना है तो साइन में, तब यहाँ से आर प्लस डेल आर और यह साइन डेल थीटा और अपान डेल टी, यानी डेल्टा टी टाइम में जो इस रेडियस के द्वारा सेंटर ऑफ फोर्स पे जो एरिया बना वो आपका यह है, तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन लेना होगा। अब जब हमको ये एरिया डेल्टा टी टाइम में हुआ तो जब रेट निकालना होगा तो जितने टाइम में एरिया बना है उसमें हम डेल टी से डिवाइड कर देंगे। देखो डेल टी यहाँ भी छूटा हुआ डेल टी, तो ये हमने कर लिया। अब आप जो यह वैल्यू आ गया ये हाफ आर, और तब अब हम क्या करते हैं लिमिट लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जब लिमिट लेंगे आप तो उस स्थिति में यहाँ से
यह आर है और इस आर के लिए ये भी हमारा आर है और डेल टी टेंड्स टू जीरो, तब आप देखेंगे कि यह आर प्लस डेल आर है और यहाँ से यहाँ तक आने में डेल्टा टी टाइम लगा। लेकिन जब यह डेल टी जीरो को टेंड करेगा तो आर प्लस डेल आर आर पर ही आ जाएगा, और जब आर पर आएगा तो इसका मतलब डेल आर जीरो को टेंड करेगा। तब यह डेल आर भी जीरो को टेंड किया और उस स्थिति में यह डेल थीटा भी जीरो को टेंड करेगा। तो जब डेल थीटा को जीरो को टेंड करेगा तो जब जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ जाएगा जीरो, और डेल टी जीरो टेंड कर रहा है, इसका मतलब तब ये 0/0 आ जाएगा, अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि लिमिट हम तब तक नहीं रखते हैं जब तक उसके रखने से अनडिटरमिनेट फॉर्म आवे। जब तक अनडिटरमिनेट फॉर्म को हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक लिमिट नहीं रखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि यह डेल टी जीरो को टेंड करेगा तो यह डेल आर भी जीरो को टेंड करेगा और यह डेल थीटा भी जीरो को टेंड करेगा। तो जब साइन जीरो की वैल्यू जीरो और डेल टी जीरो तो ये अनडिटरमिनेट फॉर्म देगा। इसलिए ये जब तक अनडिटरमिनेट में रहेगा तब तक हम लिमिट नहीं रखेंगे। तब आप देखेंगे कि ये साइन डेल थीटा जो यह जीरो दे रहा है, तो यदि बाई डेल थीटा कर लें तो साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू जीरो पर वैल्यू 1 आता है, तब ये हमारा जीरो नहीं देगा। तब हम वही वर्क करते हैं। तो यहाँ से यह लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो हाफ आर प्लस डेल आर, और यह साइन डेल थीटा और अपान डेल थीटा और इनटू डेल थीटा बाई डेल टी, इस फॉर्म में कर ली। अब इससे करने से जब डेल टी जीरो को टेंड करेगा तो डेल आर भी जीरो को टेंड करेगा, डेल थीटा भी जीरो को टेंड करेगा। तो साइन जो एंगल है वही हमारा डिनोमिनेटर में और वही जीरो को टेंड करेगा तो ये 1 देगा। इट मीन्स अब ये 0/0 का फॉर्म हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तब हम यहाँ से लिखेंगे तो ये वैल्यू हाफ और यह आर और फिर यह आर क्योंकि डेल आर जीरो को टेंड कर गया, तो इसको एक बार लिखना चाहें तो यह प्लस जीरो और यहाँ से यह वैल्यू 1 और यह डी थीटा बाई डी टी, डेल थीटा बाई डेल टी है और डेल टी जीरो को टेंड करेगा तो यही डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। तो ये हमारा डी थीटा बाई डी टी ऐसा आ गया। अब ये क्यों हो गया? तो सिंस डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल आर टेंड्स टू जीरो एंड डेल थीटा टेंड्स टू जीरो, डेल टी जीरो को टेंड करेगा तो यह, तो डेल टी टेंड्स टू जीरो इम्प्लाई डेल आर टेंड्स टू जीरो एंड डेल थीटा टेंड्स टू जीरो, उसी का यूज किया गया। यानी ये वैल्यू आ गया हमारा हाफ आर स्क्वायर और डी थीटा बाई डी टी, इस फॉर्म में हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। तो ये हमने निकाला कि रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन आई, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया, यानी ये जो आपका सेक्टर बना है इसका एरिया का रेट हमने निकाला है। तो वही हमारा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया ऐसा निकाला है। तो ये वैल्यू आ गया। अब इसको हमको दिखाना है कि ये कांस्टेंट हो। तो जब हम लोग पिछला जो पहला आर्टिकल हम लोगों ने किया कि जब सेंट्रल फोर्स कोई काम करता है तो उसका टोटल जो फोर्स होता है उसके सेंटर की तरफ होता है। तो जब सेंटर की तरफ होता है यानी वो सेंटर की तरफ का जो ये डिस्टेंस है वही हमारा रेडियस वेक्टर होता है। तो यानी टोटल फोर्स सेंट्रल फोर्स में रेडियस वेक्टर के अलग आता है, यानी रेडियल एक्सीलरेशन ही हमको मिलता है। और चूंकि टोटल फोर्स इधर है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं। तो जब कोई कंपोनेंट नहीं आता है तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हमको सेंट्रल फोर्स में 0 हो जाता है। और ये हम स्टडी कर रहे हैं सेंट्रल फोर्स के लिए। तो जब सेंट्रल फोर्स आपका रहता है तो जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होता है वो 0 होता है। और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फार्मूला आता है 1/r
डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ऐसा होता है। तो ये ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ये जीरो हो जाता है, और जब जीरो हो गया तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यानी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का डेरिवेटिव जीरो, इट मीन्स आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट। तो दिस इंप्लाई आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट, ये हमारा कॉन्स्टेंट। इसी कॉन्स्टेंट को हम पहले जो आर्टिकल किया गया था वो एक नोटेशन लिए थे एच, इसी कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं, यह h है और h हमारा कांस्टेंट होता है। तो यही वैल्यू आपका यहाँ आया है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, यानी इसी की वैल्यू को हम h से डिनोट करते हैं और यह h कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसका डेरिवेटिव जीरो है, तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी कांस्टेंट होगा। और इसी को h लिया गया है, जहाँ h आवे इसका मतलब ये वैल्यू है। ये वहाँ भी आर्टिकल में हमने इसको डिस्कस किया था और यहाँ एक बार फिर आपको रिपीट कर रहे हैं। तो हमारा ये कांस्टेंट आया, तब हमने क्या दिखा दिया कि जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन आया, यानी पर यूनिट टाइम में जितना एरिया डिस्क्राइब हो रहा है उसकी वैल्यू हाफ एच आ गया, और हाफ एच सेंट्रल ऑर्बिट में कांस्टेंट है, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी कांस्टेंट है। इसका मतलब देखा गया कि इसमें जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन, तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ये किसका है? सेक्टोरियल एरिया का। और ये सेक्टोरियल एरिया कैसा बना है? रेडियस वेक्टर से। और किस पर बना है? सेंटर ऑफ फोर्स पे। तो ये जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया आया, वो हमारा जो आया वो कांस्टेंट आ गया। इट मीन्स हमने देखा कि रेट ऑफ सेक्टोरियल एरिया जो आएगा वो हमारा कांस्टेंट आएगा। तो ये पहला पार्ट हम लोगों ने प्रूव कर लिया। इसमें एक पार्ट और है, तो इस वर्क के लिए बहुत वर्क नहीं किया गया है। टी टाइम पर इसका पोजीशन वेक्टर आर थीटा लिया, आर आया या थीटा, और टी प्लस डेल टी पर इसका पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल आर, थीटा प्लस डेल थीटा हो गया। तो अब हमने देखा कि पी से क्यू तक आने में डेल्टा टी टाइम लगा, तो डेल्टा टी टाइम में इसने कितना एरिया बनाया? तो वह एरिया हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये हमने एरिया ले लिया, और चूंकि रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन लेना है तो डेल्टा टी टाइम में जितना एरिया मिला उस एरिया में डेल्टा टी टाइम से तो हमारा यूनिट टाइम में जो एरिया बना वो हमारा निकल आएगा। तो अब हमने डेल्टा टी से डिवाइड किया, ये एरिया निकाला। और यही थोड़ा सा ध्यान देना है कि साइन डेल थीटा है, यदि यहाँ डेल टी को जीरो टेंड करें डेल थीटा को तो ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म देगा, इसलिए डेल थीटा यहाँ ले लिया कि यह वैल्यू वन, वैल्यू में परिवर्तन हो तो डेल थीटा यहाँ भी लेंगे। अब इसका लिमिट लिया गया तो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी आया। ये वैल्यू हमारा एच होता है, पीछे वाली आर्टिकल में हम लोग कर चुके हैं, और यह एच कांस्टेंट होता है। तब हमने देखा कि यूनिट टाइम में एरिया डिस्क्राइब करने का जो रेट है वो कांस्टेंट आ रहा है, और यही चीज हमको दिखाई दी। तो ये पहली बात हमको मिला। एक वर्क इसमें और भी है, यह तो सिर्फ इतना है कि इन एवरी सेंट्रल ऑर्बिट द सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर, यानी रेडियस वेक्टर के द्वारा सेंटर ऑफ फोर्स पर जो एरिया डिस्क्राइब्ड होगा, तो सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड आउट जो बनेगा बाय द रेडियस वेक्टर टू द सेंटर, इस रेडियस वेक्टर के डेल्टा टी टाइम में रेडियस वेक्टर के द्वारा सेंटर पर जो बना वो इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब वो कांस्टेंट रूप से इंक्रीज करेगा पर यूनिट टाइम, यानी डेल्टा टी टाइम में एरिया बना, इसीलिए डेल्टा टी से डिवाइड किया तो पर यूनिट टाइम निकला। तो पर यूनिट टाइम जो इसका एरिया डिस्क्राइब होने का आया वो हमारा हाफ ही अच्छा है जो कांस्टेंट है। इसका मतलब पर यूनिट एरिया जो ये पहला यूनिट टाइम में जो आया, अगले यूनिट टाइम में ले अगले यूनिट, तो सब कांस्टेंट आएगा। और ये पार्ट हमको पहला दिखाना था। अब दूसरे में क्या करना है? फाइंड द लीनियर वेलोसिटी, यानी जो ये पार्टिकल है इस पर जो लीनियर वेलोसिटी होगा जिसको v से डिनोट करते हैं, तो यह जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो लीनियर वेलोसिटी वेरीज, ये वेरी करेगा इनवर्सली
एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन द टेंजेंट टू द पाथ। यानी ये जो है P इस पर टेंजेंट लिया गया, एक टेंजेंट लिया गया, इस टेंजेंट पे सेंटर ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये परपेंडिकुलर लेंथ को हम P से डिनोट करते हैं। तब यह P पर, अब जो दूसरा दिखाना कि P पर जो ये लीनियर वेलोसिटी भी है वो इसी सेंटर ऑफ फोर्स पर जो P पर टेंजेंट है उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इस P के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी 1/P के प्रोपोर्शनल होगा क्या, इसका P पर लीनियर वेलोसिटी। तो P पर जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो लीनियर वेलोसिटी हमारा इससे परपेंडिकुलर का जो लेंथ आया उसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये हमको दिखाना है। तो अब ये वर्क कैसे करेंगे, अब सेकंड पार्ट में इसको हम देखते हैं। V be the linear velocity at P and small p is perpendicular length from center to the tangent at P। P पर जो टेंजेंट लिया उस पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया उसके लेंथ को स्मॉल P से डिनोट किया और P पर जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हमने कैपिटल V, इससे हमने डिनोट कर लिया। अब इसके बाद से हमको ये दिखाना है कि जो यह V होगा वो इस P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये दिखाने के लिए कैसे हम निकालेंगे, तो इसका स्टार्ट वी नो दैट अभी निकाला गया था कि r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू एच, ये होता है, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाला है जहाँ एच की वैल्यू कांस्टेंट है। अब आप क्या करें कि हमको लीनियर वेलोसिटी लेना है, तो लीनियर वेलोसिटी का हमारा जो वेलोसिटी है वो डी एस बाई डी टी। तब हम क्या करते हैं कि इसमें r स्क्वायर और डी थीटा बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू एच। अब यह डी एस को क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि डी एस बाई डी टी ही लीनियर वेलोसिटी भी देगा, तो इसीलिए हमने यह लाने के लिए ऐसा किया। तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू भी और यह एच। अब लीनियर वेलोसिटी आ गया। अब आप देखेंगे कि हमको यहाँ P लाना होगा, क्योंकि जब तक P नहीं आएगा तब तक हमारा V का और P का रिलेशन नहीं मालूम होगा। हमको दिखाना है कि जो लीनियर वेलोसिटी V है वो P पर जो टेंजेंट है उस पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करे जिसका लेंथ P है उसके इनवर्सल प्रोपोर्शनल होगा। तो अब इस P की वैल्यू को हम लाने, P कैसे आएगा, तब एक फार्मूला हमको मालूम है कि यदि कोई भी कर्व पर एक पॉइंट P है, वो पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है, तो r ये रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन से यह एंगल जो आता है वो हमारा थीटा होता है, यह एंगल थीटा होता है। लेकिन जो टेंजेंट है रेडियस वेक्टर है इसके बीच का एंगल को डिनोट करते हैं फाई से, ये हमारा फाई होता है। और टेंजेंट इनिशियल लाइन से जो एंगल बनाता है उसको साई से डिनोट करते हैं, इसी का नोटेशन हमारा होता है साई। अभी साई की जरूरत नहीं है तो इसलिए हम साई को नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये नोटेशन आप ध्यान रखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट में जो एंगल आता है वो रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो वेक्टोरियल एंगल, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं। और रेडियस वेक्टर और P पर टेंजेंट इसके बीच का जो एंगल बनता है उसको फाई से, और टेंजेंट इनिशियल लाइन चाहे एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है वो हमारा साई से डिनोट किया जाता है। अब देखें कि ये हमारा जो यह P है और ये परपेंडिकुलर, यदि इसको हम M ऐसा ले लें तो PM का जो वैल्यू होगा वो R और यह होगा cos और ये होगा साइन, यानी जो P की वैल्यू होगा वो R sin फाई। हमको P लाना है इसलिए
आर साइन फाई यदि आ जाए तो उसकी जगह क्या लिख सकेंगे, पी लिख सकेंगे। अब फाई की वैल्यू को हम लाएं तो कैलकुलस में आता है कि tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस, ऐसी वैल्यू आती है tan फाई। यही एंगल फाई है तो ये tan फाई, अब चूंकि इसका डेरिवेशन वहाँ कैलकुलस में आया हुआ है इसलिए आपको फार्मूले के रूप में ही यहाँ यूज करना होगा। अब इसी में हम क्या करते हैं कि tan को यदि हम चेंज कर ले साइन फाई बाई कास फाई और यह आर डी थीटा बाई डी एस, ये आर डी थीटा बाई डी आर होता है, यह डी आर रेडियस वेक्टर इसके टर्म में आता है। तो आर डी थीटा बाई डी एस और यह डी आर बाई डी एस, यदि ऐसा हम कर लें तो इसकी वैल्यू हो जाती है साइन फाई और इसका वैल्यू होता है कास फाई। ये डेरिवेशन यहाँ हुआ है, ये आपको ये याद रखने के लिए बताया गया है कि ये कैसे आप ध्यान में रखेंगे। tan फाई की वैल्यू ये आता है, वही कैलकुलेशन में आया कि साइन फाई की वैल्यू ये हुआ, कास फाई की वैल्यू ये हुआ। तो आर डी थीटा बाई डी एस, एक आर को हटा दे तो आर डी थीटा बाई डी एस, ये हमारा साइन फाई आ जाएगा। अब साइन फाई हम लाना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि हमको पी लाना है तो आर साइन फाई रहेगा तो भी पी आएगा। इसलिए ये ds को हमने इंक्लूड क्यों किया कि जब तक ds बाई डी टी नहीं आएगा तब तक हमको v नहीं मिलेगा, और v और p में ही रिलेशन लाना है इसलिए दोनों को लाना पड़ेगा। तब हमारा यहाँ v आ गया। अब इसमें यहाँ से हम लिखेंगे कि एक r आपका बाहर और r डी थीटा बाई डी एस, इसकी वैल्यू साइन फाई, तब यहाँ से ये साइन फाई ये आ गया और इंटू v और यह h ए आई। अब आर साइन फाई यही से हम देख रहे हैं कि आर साइन फाई इसी की वैल्यू पी है, तो दिस इंप्लाई योर वैल्यू पी भी इज इक्वल टू एच, या यही से हम लिख सकते हैं यहाँ से v की वैल्यू h बाई पी, h बाई पी, h आपका कांस्टेंट है तो v की वैल्यू h बाई पी, लेकिन जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। आर दिस इंप्लाई v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी, और यही रिजल्ट हमको दिखाना था। तो इस रिजल्ट को दिखाने में देखिए क्या किया गया। एक तो पहले हमने क्या किया, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू h, ये हम लोग निकाले हुए हैं, इसी में v को लाएंगे और p को लाएंगे, तो p की वैल्यू आर साइन फाई। तो अब इसको लाने के लिए पहले हम v लावे तो डी थीटा बाई डी एस और डी एस बाई डी टी कर लेंगे तो v आ जाएगा, पहला वर्क हो गया। अब हमको p लाना है तो इसको p की वैल्यू आर साइन फाई और आर डी थीटा बाई डी एस, इसकी वैल्यू कैलकुलस में साइन फाई होता है, तो ये कार को हटा दिया और आर डी थीटा बाई डी एस आगे यहाँ लिखना चाहेंगे, तो सिंस आर डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू साइन फाई, ये आ गया। अब यहाँ से ये आर साइन फाई उसकी वैल्यू पी, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आर साइन फाई की वैल्यू पी है ये, तो यह पी भी की वैल्यू इस फॉर्म में आ गया। हमको प्रोपोर्शनल दिखाना यूनिवर्सल, इसलिए कांस्टेंट को हटा देंगे प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तब हमने देखा कि जो लीनियर वेलोसिटी है वह इसी पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जो आएगा उसके इन्वर्सल प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये दूसरा पार्ट हमारा यह रिजल्ट आ गया, लेकिन आगे हमको वेलोसिटी निकालना होता है, तो वेलोसिटी भी इससे ये आपका आर्टिकल निकल आया है, और वेलोसिटी की हमको जब जरूरत होगी तो वेलोसिटी को हम लोग करेंगे, लेकिन उस वेलोसिटी को अभी यहीं से आप कैसे निकाल सकेंगे उसको देखें। ये आर्टिकल आएगा, हमारा वर्क हो चुका है, लेकिन वेलोसिटी जब हमको निकालना होगा और उस वेलोसिटी का यूज आगे हम लोग को प्रॉब्लम में करना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे वर्क देखते हैं। आप द पार्टिकल on central orbit, on central orbit, सेंट्रल ऑर्बिट पर हमको किसी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे इसको हम देखेंगे।
अभी हम लोगों ने देखा कि जो वेलोसिटी सिंस v इज इक्वल टू h बाई पी, अभी अभी एक डेरिवेशन हुआ है, तो अब आप क्या कर लें कि इसको स्क्वायर कर लें, तो v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर और यह बाई पी स्क्वायर। और हमको ये पता है कि 1 बाई पी स्क्वायर, अभी उसका पेडल फॉर्म में यूज किया गया था, 1 बाई पी स्क्वायर तो 1 बाई आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 1 बाई आर टू द पावर 4, और यह डी आर बाई डी थीटा इसका स्क्वायर। इसको हम लोगों ने 1 कर लिया। अब यहाँ से देखें, इसको u में चेंज करें, तो u में चेंज करेंगे तो सिंस u इज इक्वल टू 1 बाई आर, दिस इम्प्लाई डी यू बाई डी थीटा, ये पोलर पेडल फॉर्म में ये वैल्यू आया है 1 बाई आर स्क्वायर और डी आर बाई डी थीटा, ये हो गया। तो दिस इम्प्लाई 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको चेंज कर लो तो यह यू स्क्वायर और प्लस यही वैल्यू इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो यह डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर ये आ गया। अब इसी 1 बाई पी स्क्वायर की जो यह वैल्यू है इसको हम रख दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर इन इक्वेशन 1 we get v स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, और यह 1 बाई पी स्क्वायर की ये वैल्यू है 1 बाई पी स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू u स्क्वायर और प्लस डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर यह आ गया। तो यही हमारा वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, यानी v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर और यह u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा इसका होल स्क्वायर। इसका यूज जब आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं तो वेलोसिटी निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से कुछ वर्क हम लोगों ने किया, और फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और फिर उसके बाद एप्सिडल डिस्टेंस और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो हमारा नेक्स्ट वर्क रहेगा।